Dear students, let us study next topic of surface chemistry, that is shape selective catalysis by zeolites. So question arises, what are zeolites? Zeolites होते क्या है? Zeolites are aluminosilicates. Aluminosilicates, ठीक है? ये बनते कैसे हैं बच्चे? 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स जो आपने स्टडी किए 11th में, 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स, उसमें से some of the silicon atoms have been replaced by aluminum atoms. सिलिकॉन की वैलेंसी होती है बच्चे कितनी? 4 पॉजिटिव है आपको। सिलिकॉन कार्बन फैमिली को बिलोंग करता है। 3 डायमेंशनल सिलिकेट में इसकी वैलेंसी है वो 4 है। इसको रिप्लेस कौन कर रहा है बच्चे? एल्यूमिनियम। इन द 3 डायमेंशनल नेटवर्क silicon atoms are being replaced by aluminum atoms. Some of the silicon atoms, not all, some of the silicon atoms are being replaced by aluminum atom. अब बैलेंसी ऑक्सीजन स्टेट का फर्क पड़ रहा है, तो जो आपका जियोलाइट है एज ए होल इट इज न्यूट्रल, सो एज टू बैलेंस द चार्ज। 4 पॉजिटिव सिलिकॉन एटम की जगह इसने ली है, तो 4 पॉजिटिव मिस हुआ, आया 3 पॉजिटिव। So as to balance the charge, additional atoms either of alkali metal or of alkaline earth metals also find place in the silicate. इसलिए बच्चे जो इसका फार्मूला है वो ये है बच्चे। हमने क्या कहा बच्चे? SiO2 वाई टाइप, ये है बच्चे 3 डायमेंशनल सिलिकेट। 3 डायमेंशनल सिलिकेट में सम ऑफ द सिलिकॉन एटम हैव बीन रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम। फार्मूला क्या बन गया बच्चे? AlO2 X टाइम SiO2 Y टाइम। अब सिलिकॉन की जगह किसने ली है 3 डायमेंशनल नेटवर्क में? एल्यूमिनियम ने। ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई नहीं हो रही, 4 पॉजिटिव बाहर निकला, उसकी जगह कौन आया बच्चे? 3 पॉजिटिव, है ना? बैलेंसी ऑक्सीजन स्टेट को सेटिस्फाई करना है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए देखिए बच्चे यहाँ पे कौन आ गए? अल्कली मेटल आयन और अल्कलाइन अर्थ मेटल आयन। तो जो एल्यूमिनो सिलिकेट का फार्मूला बना बच्चे वो ये बना, MX/N, X/N, X डिपेंड करेगा इस पे, और कितने एल्यूमिनियम एटम सिलिकॉन की जगह लिए। हाउ मेनी aluminum atoms replaced silicon atoms in the 3-dimensional network of silicate. 3-dimensional network of silicate में कितने एल्यूमिनियम एटम ने रिप्लेस किया, कितने बच्चे? सिलिकॉन एटम। 5 ने किया, 4 ने किया, वो आ गया बच्चे एक्स का वैल्यू डिवाइडेड बाई एन। एन डिपेंड करेगा बच्चे मेटल, अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल की ऑक्सीजन स्टेट। अगर अल्कली मेटल है तो अंडरस्टूड है एन की वैल्यू 1 होगी, और अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल है बच्चे तो अंडरस्टूड है एन की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, सो दिस इज द फार्मूला ऑफ व्हाट? एल्यूमिनोसिलिकेट। बच्चे याद रखें, तो एल्यूमिनोसिलिकेट्स हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम 3 डायमेंशनल नेटवर्क सिलिकेट्स बाय रिप्लेसमेंट ऑफ सम ऑफ द सिलिकॉन एटम्स विद एल्यूमिनियम एटम। क्या है बच्चे यहाँ पे? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है बच्चे, अब हम स्टडी करते हैं। मैंने आपको ये समझा दिया कि ये जियोलाइट्स होते क्या हैं। तो जियोलाइट्स आर बेसिकली व्हाट? दे आर एल्यूमिनो सिलिकेट्स। नाउ लेट अस स्टडी व्हाट इज मेंट बाय क्या बच्चे? शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस इज व्हाट? इट इज ए कैटालिटिक रिएक्शन which depend upon pore size, pore structure of the catalyst and size of reactant as well as product। कहता है ये वो कैटालिसिस है जो पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटालिस्ट और साथ साथ में साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। सच टाइप ऑफ कैटालिसिस कॉल्ड एज शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। ऐसी कैटालिसिस को हम कहते हैं क्या बच्चे? शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट का जो पोर साइज है उसने
उसी रिएक्टेंट को अलो करना जिसका साइज इसके पोर के साथ मैच करेगा। अगर रिएक्टेंट का साइज पोर से बड़ा है तो वो उसमें एंट्री नहीं कर सकता, देयर विल बी नो कैटालिटिक रिएक्शन। well, catalyst will not help in the reaction, it will not catalyze the reaction. So here the catalyst pore size and the size of reactant, catalyst pore structure and the size of reactant both are both are mattering, दोनों important है, both are important, size of the reactant as well as product भी बचे, क्योंकि अगर प्रोडक्ट का साइज पोर साइज से बड़ा होगा तो बनेगी कैसे, उसने बाहर भी निकलना है, पोर से रिएक्टेंट आएगा, एंटर करेगा, रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, फिर बाहर जाएगा, है ना। तो दोनों का, रिएक्टेंट का एज वेल एज प्रोडक्ट का साइज मैटर करेगा और पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट मैटर करेगा। तो शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट मतलब जो कैटलिस्ट है वो ऐसे रिएक्टेंट को अपने पोर्स में एंट्री देगा जिनका साइज उसके पोर स्ट्रक्चर के साथ मैच करेगा। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। जियोलाइट्स आर वेरी गुड शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हनी कॉम्ब लाइक होता है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह ऐसे। इट हैज पोर्स ऑन द सरफेस, इसके सरफेस पे बच्चे क्या होते हैं, पोर्स, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से इट एक्ट एज ए वेरी गुड शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। जियोलाइट्स बच्चे नेचर में भी मिलते हैं एज वेल एज दे कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, इनको हम लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। जियोलाइट्स को कैटलिस्ट यूज करने से पहले वैक्यूम में हीट करते हैं। जियोलाइट्स आर हीटेड इन वैक्यूम सो दैट, आप कहेंगे क्यों, सो दैट वाटर ऑफ हाइड्रेशन इज लॉस्ट। जो वाटर उनके पोर्स में बैठा है, पोर्स में वाटर ऑफ हाइड्रेशन पोर्स को ऑक्यूपाई करके बैठा है, वो वहां से निकल जाए, ताकि जो पोर्स हैं वो फ्री हो जाएं टू एक्सेप्ट द रिएक्टेंट एंड thus the zeolite can act as catalyst। पोर फ्री होगा तभी तो इसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो पोर पे ही डिपेंड कर रही है। पोर में आके, पोर्स में आके रिएक्टेंट में बैठना है, वहां रिएक्ट करना है, एब्जॉर्ब होना है, बेसिकली एब्जॉर्प्शन है ये, है ना। द रिएक्टेंट एब्जॉर्ब्स इन द पोर्स ऑफ द जियोलाइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जियोलाइट को पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा बाय हीटिंग इन वैक्यूम सो दैट वाटर ऑफ हाइड्रेशन इज लॉस्ट। एज ए रिजल्ट जियोलाइट बिकम पोरस, that is cavities in the cage like structure which were occupied by water molecule। cavities in the cave like structure, ये cavities बच्चे जो किसने ऑक्यूपाई की थी, वाटर मॉलिक्यूल ने, वो बच्चे खाली हो जाए, वेकेंट हो जाए, ताकि वहां पे आके रिएक्टेंट रिएक्ट कर सके। इनके पोर का साइज बच्चे इस रेंज में होता, 260 पिकोमीटर से लेके 740 पिकोमीटर तक। तो वही मॉलिक्यूल इसके पोर्स में एब्जॉर्ब हो सकते जिनका साइज इस रेंज में हो। कौन से रेंज में बच्चे, 260 पिकोमीटर टू 740 पिकोमीटर। ठीक है बच्चे। Thus reactions taking place in zeolite depend upon the size and shape of reactant and product। मैंने कहा प्रोडक्ट का साइज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट जो बनेगी उसने पोर को लीव करके बाहर भी निकलना है। अगर वो उसके अंदर ट्रैप रहेगी तो रिएक्शन करवाने का फायदा क्या, व्हाट इज द फन ऑफ रिएक्शन। सो कहता है रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन जियोलाइट डिपेंड अपॉन साइज एंड शेप ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल as well as upon pores and cavities of the zeolite। तो साइज एंड शेप दोनों का मैटर कर रहा बच्चे, किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, as well as pores and cavities of the zeolite। that is why this type of catalysis is called as shape selective catalysis। zeolites को वाइडली यूज करते हैं बच्चे आज की डेट में भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में, for cracking of hydrocarbons and isomerization। cracking of hydrocarbons बच्चे, हाइड्रोकार्बन, बिगर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करना किसमें, स्मॉलर वंस में, कैटालिटिक क्रैकिंग। क्रैकिंग दो टाइप की होती है बच्चे, थर्मल एंड कैटालिटिक।
इनकी मदद से करेंगे, वी कॉल इट कैटालिटिक। थर्मल करेंगे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना, कंडीशंस डिफिकल्ट होगी मेंटेन करना, तो बेटर तरीका रहता है हम कैटलिस्ट को यूज करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है बच्चे, याद रखें, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं, कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। ZSM5 स्टार दिया इसके ऊपर, ये कैटलिस्ट ZSM5, इसको यूज करते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। इट कन्वर्ट्स अल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन। ये अल्कोहल को कन्वर्ट करता है बच्चे, जैसे ये अल्कोहल है बच्चे, और CH2, मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ बच्चे, CH2OH, जनरल फॉर्मूला। ये क्या करता है बच्चे, डायरेक्टली गैसोलीन में कन्वर्ट करता है। ये बेसिकली क्या करता है, अल्कोहल को डिहाइड्रेट कर देता है। इट डिहाइड्रेट अल्कोहल एंड कन्वर्ट इट इनटू हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज गैसोलीन, मतलब पेट्रोल, दैट इज ए हाइड्रोकार्बन विद स्पेसिफिक नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना। ऐसे वाटर, यहां से बच्चे H निकलेगा, इस पॉइंट से H, एक H यहां से निकलेगा और यहां से OH, ये बच्चे रिएक्शन हो जाएगा, लॉस ऑफ वाटर। क्योंकि आप देखें गौर से कि एक बाण यहां से तोड़ रहे हैं आप, एक बाण यहां से, हम बैलेंसी को कम नहीं कर सकते। अगर बैलेंसी आपने कम करके छोड़ दी, कंपाउंड विल बी अनस्टेबल। एक बाण इस कार्बन का तोड़ा आपने H, एक इसका OH वाला, तो ये आपस में बना लेंगे, और फार्मूला क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बन जाएगा बच्चे, वाटर। इस तरीके से बच्चे तो ये ZSM5 है, ये अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करके उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें बच्चे, गैसोलीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री का ही बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, एंजाइम्स। एंजाइम आपको पता ही है बच्चे, कहने की जरूरत नहीं है, एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। मैं एंजाइम्स को स्टडी करवाने से पहले, आपको समझाने से पहले, इंपॉर्टेंट इसका कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट इनका एस्पेक्ट क्या है, एस्पेक्ट आपको बताना चाहता हूं। हमारे लिए एंजाइम कितने इंपॉर्टेंट है, आप इस स्टेटमेंट को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। कहता है एंजाइम्स आर वेरी एसेंशियल टू सस्टेन लाइफ। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम it would take about 50 years, 50 years, 50 years to digest a single diet. नॉर्मली हमारी बॉडी डाइजेस्ट करने के लिए, एक हेल्दी पर्सन होगा तो बच्चे 3 आवर्स लगाते हैं नॉर्मली, 3 आवर्स आवर बॉडी टेक्स टू डाइजेस्ट ए सिंगल डाइट। और अगर हमारी बॉडी में एंजाइम्स नहीं होते तो बच्चे उसी डाइट को एडजस्ट करने के लिए कितने साल लगते, 50 साल। आप सोच रहे होंगे फिर ये तो अच्छा रहता, हमें खाना नहीं खाना पड़ता, काम नहीं करना पड़ता, बच्चे एनर्जी कहाँ से आती, एनर्जी के बगैर आपको पता है हमारी बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, खाना तो खाना पड़ेगा, उसके बगैर चारा नहीं है। ठीक है, तो लेट अस स्टडी नाउ एंजाइम कैटालिसिस। मतलब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में चलते हैं, large number of chemical reactions are taking place in the body of living organism to maintain life processes. Most of these reactions are catalyzed by biological catalysts, which are called as enzymes. So enzymes are basically biological catalysts. Enzymes are biological catalysts, and what they do, they enhance the rate of biological processes. Enhance the rate of biological processes. Chemically, they are globular proteins. केमिकली बच्चे ये क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन। 12th में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे बच्चे, स्टडी करेंगे, तो उसमें एक चैप्टर है हमारा, उसमें हम ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होती हैं उसको भी स्टडी करेंगे। फाइब्रस प्रोटीन होती है बच्चे, एक ग्लोबुलर होती है, वहीं पे स्टडी कर लेंगे। और इनका जो मॉलिक्यूलर मास है बच्चे, वो रेंज 15,000 से 10 लाख ग्राम पर मोल, है ना। वेरी वेरी लार्ज मॉलिक्यूलर मास के भी प्रोटीन होते हैं, 10 लाख प्रोटीन which act as enzyme. बच्चे about 3,000 enzymes have been identified. 3,000 enzymes identify हो चुके हैं। Enzymes differ from other type of catalysts in being highly
सेलेक्टिव एंड स्पेसिफिक। जो हमारे नॉन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं उनसे एंजाइम्स कई गुना ज्यादा क्या होते हैं बच्चे, सिलेक्टिव और स्पेसिफिक। बच्चे ये देखा गया है कि हमारी बॉडी में जो एंजाइम है जो एक प्रोसेस को कैटलाइज करता है वो उसी को कैटलाइज करता, किसी दूसरे प्रोसेस को वो कैटलाइज नहीं करता। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एंजाइम्स कितने ज्यादा क्या है बच्चे, स्पेसिफिक। सिलेक्टिव मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही बनाएंगे, दे फॉर्म ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो दे आर हाईली सिलेक्टिव एज वेल एज हाईली स्पेसिफिक। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हैं बच्चे, कॉमन एग्जांपल्स जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। ये आप नॉर्मली अगर आपने इसको करना हो नॉर्मली इन द लेबोरेटरी, आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चे, डाइल्यूट एसिड एज कैटालिस्ट, ठीक है। लेकिन बायोलॉजिकली अगर इसे नेचर कर रही है तो कैसे करती है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, एंड दैट एंजाइम इज इन्वर्टेज। इन्वर्टेज बच्चे प्रेजेंट होता है यीस्ट में, इसको हम भी कर सकते हैं, यीस्ट से वो एंजाइम निकाल के इस प्रोसेस को हम करवा सकते हैं। सुक्रोज प्लस वाटर बनेगा क्या, सुक्रोज किसकी बनी होती है, तो पता होगा आपको, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब इंटरेस्टिंग चीज देखें बच्चे, माल्टोज और सुक्रोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चे सेम है, C12 H22 O11, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोथ इज सेम, कोई फर्क नहीं। लेकिन इन्वर्टेज एंजाइम जिसको हम सुक्रेज एंजाइम भी कहते हैं, वो माल्टोज को हाइड्रोलाइज नहीं करता, उसको हाइड्रोलाइज करता कौन बच्चे, माल्टेज। माल्टेज डिफरेंट एंजाइम। और माल्टोज और सुक्रोज में बेसिक डिफरेंस क्या है कि सुक्रोज इज मेड अप ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज, व्हेयरएज माल्टोज इज मेड अप ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। बच्चे बाद में आप पढ़ेंगे, ट्वेल्थ में नहीं है आप, इसलिए उसमें ग्लाइकोसाइड की लिंकेज होती है, इनमें लिंकेज का फर्क है, एक में ग्लूकोज फ्रक्टोज के बीच में लिंकेज है, एक में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में लिंकेज, ठीक है। तो जो इन्वर्टेज है वो माल्टेज माल्टोज पे काम नहीं करता, और जो माल्टेज है वो सुक्रोज पे काम नहीं करता, तो दे आर हाईली स्पेसिफिक, ठीक है बच्चे। इसी तरह से बच्चे ये एंजाइम दिया है यूरिएज, ये हमारी बॉडी में होता है, इट कन्वर्ट, सोयाबीन में भी होता है बच्चे, इट कन्वर्ट्स यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिया को डिकम्पोज करता हमारी बॉडी में, यूरिया प्रोड्यूस होता है जो इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और याद रखें बच्चे, ये यूरिएज जो एंजाइम है ये हमारी बॉडी में एक ही काम करता, बस ये कोई और रिएक्शन ये कैटलाइज नहीं करता। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एंजाइम्स आर हाईली हाईली स्पेसिफिक। इसी तरह बच्चे हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, स्टार्च क्या होती है, स्टार्च आप खाते हैं, पोटैटो स्टार्च, राइस स्टार्च, आप कहते हैं जी आलू में शुगर होती है, शुगर वालों को कम खानी चाहिए, आप कहते हैं राइस में शुगर होती है। तो बेसिकली शुगर किस फॉर्म में होती है, इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, का पॉलीमर है बच्चे ये ग्लूकोज का, C6H10O5। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, देयर इज लॉस ऑफ वाटर, इसलिए फार्मूला बच्चे ये रह जाता है, C6H2O निकल गया, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, फार्मूला ये बन गया है ना। तो इसकी जब हम बच्चे डायस्टेज की मदद से हाइड्रोलिसिस करते हैं, वी गेट फर्स्ट माल्टोज। माल्टोज आगे देखें बच्चे किसका बना है, ग्लूकोज का। तो अल्टीमेटली स्टार्च इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। ये तो मैंने इसका स्ट्रक्चर बता दिया आपको। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता, दैट इज डायस्टेज। इस एंजाइम का नाम क्या है बच्चे, डायस्टेज। इसी तरह से बच्चे देखिए ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करता जो एंजाइम, इथाइल अल्कोहल में, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंजाइम, जाइमेज। ऑल दीज एंजाइम्स, कॉमन एंजाइम मैंने आपको बताया बच्चे एंजाइम्स, ऑल दीज एंजाइम्स आर हाईली हाईली स्पेसिफिक। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं बच्चे इसकी एंजाइम्स। फर्स्ट, दे आर हाईली एफिशिएंट। हाईली एफिशिएंट मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी इनकी चाहिए हो टू कैटलाइज ए पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोसेस। इनकी एक्टिविटी का अंदाजा आप लगा सकते हैं इस बात से कि दे एनहांस, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय 10 raised power 8
to 10 raised power 20 times. अंदाजा लगाएं, 10 raised power 8 to 10 raised power 20 times. So they are highly efficient. इसी वजह से बच्चे इसको इसके साथ जोड़ के पढ़ लेते हैं, इसी वजह से they are highly efficient हो गया ना, इसी वजह से we require their small quantity to catalyze a particular biological process. For example, देखें बच्चे, enzyme renin. Renin is an enzyme which catalyzes coagulation of milk into cheese. It coagulates, इसकी efficiency देखें बच्चे, it coagulates over a million times of its own weight of milk protein. अपने से मिलियन टाइम्स मिल्क प्रोटीन को ये कोआगुलेट कर देता, कितना एफिशिएंट होगा अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। कहता है इवन स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ ए मोल, इतना कैटलिस्ट आप लेते हैं, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को कितना इंक्रीज करता, 10⁻³ to 10⁻⁶। वो भी अगर आप इतना कम लेते हैं, as small as millionth of a mole. So very small quantities are required. Why? Because they are highly efficient. Specificity मैंने पहले बोल दी बच्चे, they are highly specific. जैसे हमने पहले एग्जांपल दे दी हमने यूरिया को कैटालाइज करते यूरियस एंजाइम, it only catalyzes hydrolysis of urea into ammonia and carbon dioxide. No other reaction in our body is catalyzed by this enzyme, that is urease enzyme. तो इससे साफ पता चलता है कि एंजाइम्स आर हाईली क्या बच्चे स्पेसिफिक। नेक्स्ट इज बच्चे ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। एंजाइम्स हमारी बॉडी में काम करते हैं, तो हमारी बॉडी का जो पीएच होगा वही उनके लिए बेस्ट है, तभी तो वो काम कर रहे हैं, अंडरस्टूड है। टेम्परेचर भी वही, ठीक है। अगर आपने देखा होगा बच्चे, आपको बुखार होता है, क्या होता है जब बुखार हो जाए तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका काम नहीं करता, आप कहते भूख नहीं लगती, तो मतलब जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, क्या हुआ बच्चे, व्हाट हैपेंड, आपका सारा सिस्टम गड़बड़ा गया, डाइजेशन आपकी खराब हो गई। क्यों? आपके एंजाइम इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे टेम्परेचर बढ़ने से। इसी तरह जब एसिडिटी हो जाए, पीएच चेंज हो जाए बॉडी की, अब भी डाइजेशन नहीं होती है ना। तो जो ऑप्टिमम पीएच है बच्चे, जो हमारी बॉडी की है, वही इनके लिए बेस्ट है 7.0, और जो टेम्परेचर है जो हमारी बॉडी का है 37 डिग्री, वही इनके लिए बेस्ट है बॉडी टेम्परेचर। इसी तरह बच्चे एक और नाम पे लिखा हुआ है एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय ए नंबर ऑफ mechanisms and it is inhibited by certain organic molecules which are called as inhibitors. ये ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है बच्चे जो इनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते एंड दे आर कॉल्ड एज इनहिबिटर्स। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो इनकी एक्टिविटी को एनहांस करते, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज वेल एज कैटायंस एज वेल एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो इनकी एक्टिविटी को एनहांस करे, एंजाइम की एक्टिविटी को, दैट इज कॉल्ड एज कोएंजाइम, जो इनहिबिट करे दैट इज कॉल्ड एज एंजाइम इनहिबिटर। नेक्स्ट इसको हम स्टडी कर ही लेते हैं, स्मॉल टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। एंजाइम काम कैसे करते हैं, ठीक है बच्चे, यही सेम तरीका है, अगर आपको याद होगा हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, वैसा ही है। पहले क्या होता है बच्चे, जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट, यानी कि जिसको इसने डिकम्पोज करना, जिस मॉलिक्यूल को, उसके साथ ये बाइंड करता टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। तो एंजाइम कंबाइंस विद द पॉइंट्स विद द सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देन व्हाट हैपन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती and we get enzyme product complex, then product leave the surface, next step में product बच्चे leave the surface and goes away, and this is how this catalysis, enzyme catalysis occurs. Enzymes are highly specific. High specificity of enzyme action has been explained by two models. ये भी explain कर देते हैं enzymes highly specific क्यों होते हैं। एक मॉडल बच्चे दिया है अपने लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की, जो ताला होता है बच्चे, आपको इतना तो पता होगा, उसमें
उसी की जो उसके लिए बनी है वो काम करती। आपके घर में एक और लॉक है, उसकी की आप इसमें लगाने की कोशिश करें, नहीं लगती। लिखना पड़ा होगा आपने, लॉक एंड की मॉडल, है ना? तो वैसा ही कुछ मॉडल कहता है ऑपरेट होता है किसमें, एंजाइम। एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स हैं, एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट्स हैं, कहता है उनकी जो शेप है वो ऐसी होती है, उसमें उसी शेप का सबस्ट्रेट, मतलब उसकी जो एक्टिव साइट की शेप है उस पे वही सबस्ट्रेट आके क्या बच्चे एब्जॉर्ब हो सकता, जिसकी शेप उस एक्टिव साइट से मैच करे, उसकी एक्टिव साइट से मैच करे। ठीक है बच्चे? जैसे एक पर्टिकुलर लॉक में वही की एंटर कर सकती, उस लॉक को खोल सकती, है ना, जिसमें उस लॉक का जो होल है वो उस की के साथ क्या करे बच्चे, मैच करे, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है। तो दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड as per lock and key model. So according to this model, shape of active site of any given enzyme is such that only a specific substrate can fit into it in the same way as one key can open a particular lock. जैसे मुझे डायग्राम दिखाई हुई है, ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट की जो शेप है देखिए बिल्कुल इसके एक्टिव साइट से मैच कर रही है। सबस्ट्रेट आएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर इसके सरफेस पे प्रोडक्ट बनेगी और प्रोडक्ट एंजाइम की सरफेस को फिर लीव कर देगी। तो दिस इज कॉल्ड ए लॉक एंड की मॉडल। नेक्स्ट है बच्चे इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है बच्चे, ये कहता है कि, और ये मॉडर्न एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक और स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो मेथड्स हैं उसके स्टडी के ऊपर बेस्ड है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज करके इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया गया है। So according to these studies, in many cases, unlike lock, the enzyme changes shape when substrate land at the active site. कहता लॉक की जो बच्चे होल होता है वो रिजिड होता है, आपको पता है, दैट इज रिजिड। ये कहता है, ये वाला मॉडल कहता है कि जो एंजाइम की जो साइट है वो रिजिड नहीं है। एंजाइम साइट इज नॉट रिजिड। एंजाइम कहता है एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो फंक्शनल शेप तभी लेती है जब सबस्ट्रेट उसके ऊपर आके बैठता है। इट टेक्स द फंक्शनल शेप ओनली व्हेन द सबस्ट्रेट कम्स एंड सिट्स ऑन द सरफेस। मतलब इट कैन चेंज इट्स शेप, पहले उसकी शेप समझो ऐसे है, बंद है ऐसे, ठीक है, ये आपका आ रहा है कौन, सबस्ट्रेट, ये खुल जाएगा, इट विल ओपन। ठीक है बच्चे, इट विल ओपन, ऐसे दिखाऊं मैं, जैसे ये बंद है, ये सबस्ट्रेट आया, ये ओपन हो गया। ठीक है, और जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइड पे बैठ गया। दिस इज द पॉइंट। इसकी एग्जांपल उसने इलुस्ट्रेट की है विद द हेल्प ऑफ ग्लव्स। जो ग्लव्स होते हैं बच्चे, हैंड ग्लव्स, वो फंक्शनल शेप कब लेते, बताओ मुझे। हैंड ग्लव्स फंक्शनल शेप कब लेते? फंक्शनल शेप तभी लेते, ऐसे वो चिपके होते। फंक्शनल शेप तभी लेते जब उनमें आप हाथ डालो, जब उनमें हाथ डालो वो अपनी पूरी शेप ले लेते। तो यही चीज कहता किसमें होती है, एंजाइम। एंजाइम अपनी फंक्शनल शेप, एक्टिव शेप तभी लेते जब सबस्ट्रेट उनके ऊपर आके बैठता। दैट इज द पॉइंट अबाउट इंड्यूस्ड फिट मॉडल। यानी कि सबस्ट्रेट ने इंड्यूस किया, सबस्ट्रेट ने इंड्यूस किया किसको, एंजाइम को, शेप लेने के लिए अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। वो उसके हिसाब से शेप बनाएगा अपनी, और जो सबस्ट्रेट उसमें फिट हो जाएगा, रिएक्शन होगा, सबस्ट्रेट वहां से चला जाएगा। तो मॉडर्न स्टडीज has shown that in many cases, unlike log, the enzyme changes shape when substrate lands at its active site. According to this induced fit model of enzyme action, the substrate molecule induces the active site. Substrate induces the active site to adopt a perfect fit rather than rigidly shaped lock and key. Lock and key rigid model है, उसमें शेप फिक्स है,
इसमें कहता है जो शेप है एंजाइम अपनी चेंज कर सकता और परफेक्ट फिट करता किसके साथ, विद द सबस्ट्रेट, है ना। सो सबस्ट्रेट इंड्यूसेस, और इंड्यूस कौन करता है उसको, सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एक्टिव साइट to adopt a perfect fit rather than rigidly shaped lock and key. Therefore, we can picture the model as hand in glove, in which globe का मान ले बच्चे क्या, active site of enzyme, globe does not attain the functional shape until hand moves into it. जब तक आप दस्ताना हाथ उसमें दस्ताने में आप हाथ ना डालो तब तक दस्ताना अपनी फंक्शनल शेप नहीं लेता। इसी तरह से एंजाइम की एक्टिव साइड फंक्शनल शेप तब तक नहीं लेती जब तक सबस्ट्रेट उसके ऊपर आके ना बैठे। दिस वाज ऑल अबाउट बच्चे एंजाइम्स एट जियोलाइट्स। थैंक यू वेरी मच।